अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है AFM एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददी मादनिल जूदी वल करम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, सीरीज़ चल रही है एविडेंसेस ऑफ एटम्स की, और एविडेंसेस ऑफ एटम्स यानी एटम्स के सबूत के बारे में हम वो सबूत जिन जिन तरीक़ों के साथ, जिन जिन वेज के साथ आ सकते थे, हम वो देख रहे हैं। पहले लेक्चर में लाइट माइक्रोस्कोप, क्रिस्टलोग्राफी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी। दूसरे लेक्चर में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM थी। और आज जिस चीज़ से हम एविडेंस ऑफ एटम्स को देखने जा रहे हैं उसका नाम है AFM यानी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो बच्चों, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप आई 1989 में। और बच्चों, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इसके इन्वेंटर का नाम भी मिलेगा, गर्ड बिनिंग, के जिन्होंने डिस्कवर की थी इससे पहली वाली माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो AFM और STM में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। AFM और STM में, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल में, वर्किंग प्रिंसिपल में कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। तो फिर आप ये सवाल करेंगे, सर फिर इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ये क्यों आई, इसका बर्थ क्यों हुआ? तो बच्चों, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का बर्थ क्यों हुआ, ये क्यों आई स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप AFM यानी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप में क्या ड्रॉबैक था, क्या डिसएडवांटेज था STM में कि FM का बर्थ क्यों हुआ? ठीक है ना। बर्थ, वाई बर्थ हैपन्स AFM का बर्थ क्यों हुआ? हालांकि STM और AFM का जो प्रिंसिपल है वो मिलता जुलता है, तकरीबन एक ही जैसा है, लेकिन AFM क्यों आई 1989 में? 1981 में आई थी STM, 1989 में आई AFM। बच्चों, हुआ ये कि इससे पहली वाली वीडियो जो डिटेल के साथ थी उसमें आपने देखा होगा कि STM काम करती है करंट पर। STM काम करती है बच्चों करंट पर, इलेक्ट्रॉन्स पर काम करती है, करंट पर काम करती है। तो बच्चों, करंट के पास करने के लिए ना, करंट के पास करने के लिए आपका जो सबस्ट्रेट है, यानी सबस्ट्रेट का से मुराद क्या है? सबस्ट्रेट से मुराद है कि वो चीज़ जिसकी आप सरफेस ऑफ एटम्स चेक करना चाह रहे हैं, वो चीज़ जिसकी आप सरफेस ऑफ एटम्स को चेक करना चाह रहे हैं उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। जैसे आप ग्रेफाइट की सरफेस को चेक करना चाह रहे हैं कि ग्रेफाइट की जो सरफेस है उसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है, इंडिविजुअल एटम, हर एक अलग-अलग एटम की जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, किस तरह है, तो उसको, वो जो चीज़ है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। जैसे ग्रेफाइट की आप चेक करना चाह रहे हैं, ग्रेफाइट सबस्ट्रेट है। कॉपर सल्फेट की चेक करना चाह रहे हैं, कॉपर सल्फेट सबस्ट्रेट है। अब STM से ना बच्चों, STM से आप ग्रेफाइट की भी सरफेस ऑफ एटम्स चेक कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट की भी सरफेस ऑफ एटम्स को चेक कर सकते हैं। क्यों चेक कर सकते हैं? इसलिए बेटा क्योंकि ग्रेफाइट है कंडक्टिंग, ग्रेफाइट में से करंट पास आउट हो जाता है। कॉपर सल्फेट है कंडक्टिंग, कॉपर सल्फेट में से भी करंट पास हो जाता है। ठीक है। उसकी पूरी जो इंस्ट्रूमेंटेशन थी इसकी पहली वाली वीडियो में, तो उसमें जो सबस्ट्रेट होना चाहिए यानी वो चीज़ जिसकी आप सरफेस ऑफ एटम्स को, के इंडिविजुअल एटम्स की अरेंजमेंट को मालूम कर सकें, के बारे में जान सकें, उसका कंडक्टिंग होना ज़रूरी था, उसका कंडक्टिंग होना बहुत ज़रूरी था। ये उसका नुकसान है, ये STM का नुकसान है। मतलब सर नुकसान कैसे है, डिसएडवांटेज कैसे है? वो इस तरह कि डायमंड में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, डायमंड के सरफेस पे जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है बच्चों, वो आप STM से मालूम नहीं कर सकते। आप समझ आई? वो आप STM से नहीं जान सकते। सल्फर है, ग्लास है, तो ये आप STM से
इन तीनों का STM इस पे क्या हो गई बच्चों, बोलेंगे शाबाश, STM फेल हो गई। इन तीनों की अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन दी सरफेस। STM फेल हो गई डायमंड सल्फर ग्लास की अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द सरफेस, यानी डायमंड सल्फर और ग्लास के सरफेस पर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो किस तरह है, वो STM आपको नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि बच्चों डायमंड भी नॉन कंडक्टर है, सल्फर भी नॉन कंडक्टर है, ग्लास भी नॉन कंडक्टर है, इनमें से करंट पास नहीं हो सकता। और STM बेस करती है करंट पर। STM का आगे जो सिग्नल एम्पलीफायर लगा होता है वो किस पर बेस करता है, करंट पर बेस करता है। और करंट के लिए कंडक्टिंग होना जरूरी है, फिर कंडक्टिंग होगा तो उसमें से ही करंट पास करेगा। इधर देखें ग्रेफाइट भी कंडक्टिंग है, कॉपर भी मेटल है कंडक्टर। समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक हो क्या? तो बच्चों इस तरह फिर बर्थ हुआ किसका, AFM का, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का। तो उन्हीं साइंटिस्ट ने देखा कि हम इसकी एप्लीकेशन को वास्ट करने के लिए, इसके एप्लीकेशन को और बढ़ाने के लिए एक नई मॉडिफाई करते हैं इसको। तो ये बच्चों जो AFM है इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, सिर्फ AFM इज नॉट अ न्यू माइक्रोस्कोप, AFM इज द मॉडिफाइंग फॉर्म ऑफ STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। समझ आ गई बात? AFM इज नॉट न्यू माइक्रोस्कोप, AFM इज द न्यू and modifying form of STM. AFM is modifying form of STM. ठीक हो गया? ये STM की क्या है बच्चों, मॉडिफाइंग फॉर्म है। ठीक है, तो इतनी बात आपने सीखी कि STM से AFM की तरफ हम इसलिए आए क्योंकि STM से हम डायमंड, सल्फर, ग्लास वगैरह के सरफेस ऑफ एटम्स को मालूम नहीं कर सकते थे, उसकी अरेंजमेंट को हम वो नहीं बता सकती थी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है। और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से आप उन्हीं एलिमेंट्स की, उन्हीं चीज़ों की, ग्रेफाइट वगैरह की, उन्हीं सब्सटेंसेस की, उन्हीं कंपाउंड्स की आप सरफेस ऑफ एटम्स, उन्हीं एटम्स की मालूम कर सकते हैं जो क्या हो, कंडक्टिंग हो, जैसे ग्राफाइट कंडक्टिंग, कॉपर कंडक्टिंग, प्लेटिनम कंडक्टिंग, निकल कंडक्टिंग, गोल्ड कंडक्टिंग, इनकी आप मालूम कर सकते हैं। ठीक, इससे पिछली वीडियो में एक और बात की थी, और वो बात ये थी बच्चों कि मैंने आपको कहा था कि STM हम यूज़ करते हैं ग्लास की ईचिंग के लिए, यानी ग्लास पर डिजाइनिंग के लिए। लेकिन ग्लास के ऊपर सरफेस ऑफ एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो STM नहीं बता सकती। ग्लास की ईचिंग आपको करके देगी STM, ग्लास के सरफेस ऑफ एटम्स की अरेंजमेंट आपको नहीं बताएगी STM, वो आपको बताएगी AFM। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक था, इसलिए उसको मॉडिफाई किया 7-8 साल के बाद जाकर गर्ड बेनिंग ने ही 1989 में लेज़र। तो ये इसकी बच्चों इंस्ट्रूमेंटेशन है AFM की, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ठीक, अच्छा अब देखिए, ये आपका सबस्ट्रेट है, डायमंड है समझे, या ग्लास है, या सल्फर है। क्या डायमंड को STM में इस्तेमाल कर सकते थे? डायमंड को STM में इस्तेमाल कर सकते थे? नहीं, क्योंकि डायमंड नॉन कंडक्टर है, और नॉन कंडक्टर से फिर आगे करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो हमें आगे कंप्यूटर में सिग्नल नहीं आएगा। समझ आई? लेकिन यहाँ हम इस काबिल हो गए हैं कि ये डायमंड हो, ये AFM का कमाल ये है कि चाहे आपका जो सबस्ट्रेट है वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, ये दोनों की सरफेस ऑफ एटम्स की, इंडिविजुअल एटम्स की अरेंजमेंट आपको बताती है, उसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन देती है। ठीक हो गया? तो बच्चों अब पढ़ते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। शॉर्ट सा वीडियो होगा, ये इतना लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम, लेकिन फिर भी कुछ बातें होती हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है। आप देखिए, ये लेज़र लाइट है बच्चों, यहाँ कि ये क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है, आपका सबस्ट्रेट है जिसकी सरफेस की इंडिविजुअल एटम्स आप मालूम करना चाह रहे हैं कि इसकी जो सरफेस है उसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो किस तरह है, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, पेंटागोनल, किस तरह। ठीक हो गया? उसकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो किस तरीके के साथ एटम्स अरेंज हैं, सीधे ही अरेंज हैं या ऊपर भी एटम्स के ऊपर भी एटम्स प्रेजेंट हैं, सरफेस ऑफ एटम्स किस तरीके के साथ है, ये मालूम करेंगे। अब देखें लेज़र लाइट,
बच्चों ये हमारे पास होता है कैंटिलीवर, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर। कैंटिलीवर का क्या काम होता है बच्चों, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में ये मूव करता है एक्स वाई जी डायरेक्शन, एक्स वाई जी डायरेक्शन में कैंटिलीवर मूव करेगा। भाई ये एटम मैंने ये सिर्फ एक लेयर बनाई, एक लेयर नहीं होती, ऐसे पूरा हाथ होता है, इस तरह पूरी बच्चों, इस तरह पूरा हमारा सबस्ट्रेट होता है, चकोर की तरह, स्केयर की तरह हमारा सबस्ट्रेट होता है जो हम नीचे रखते हैं। ठीक है, कैंटिलीवर को हम मूव कराते हैं अपने सबस्ट्रेट की, यानी डायमंड है तो डायमंड हमारा सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर उसके जो एटम्स हैं उसके ऊपर हम कैंटिलीवर को हम मूव कराते हैं। ये उसी की इंस्ट्रूमेंटेशन में वो खुद मूव करती है, यानी हम उसको अपने हाथ से मूव नहीं कराते, बल्कि अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन लगी होती है इस माइक्रोस्कोप के अंदर, वो खुद एक्स वाई और जी डायरेक्शन में कैंटिलीवर मूव करता है। अच्छा, कैंटिलीवर जब मूव करेगा बच्चों तो क्या होगा, अब देखें, अब मैं कह रहा था कि एसटीएम और एएफएम की वर्किंग में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ आप देखें, आप कैंटिलीवर मूव किया, उसमें क्या थी, एक टिप थी, टिप मूव करती थी, नीचे ऊपर होती थी और हमारे पास सिग्नल आता था। यहाँ भी यही बात है, कैंटिलीवर मूव करेगी, कैंटिलीवर बच्चों यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये .1 इसको कह दें, यहाँ तक .2 कह दें, .1 से .2 तक, .1 से .2 तक कैंटिलीवर आई, यहाँ तक आती आती यहाँ तक आई कैंटिलीवर, .1 से .2 तक कैंटिलीवर आई बच्चों। तो यहाँ पर जो लेज़र लाइट का एंगल था, ये लाइट आ रही है और लाइट इससे रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होकर आके हमें इससे लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर एक 4 कोऑर्डिनेट्स बने होते हैं। कोऑर्डिनेट्स आप समझते हैं, जैसे 0, 90, 270, 360 एंगल्स बने हुए हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270, 360 डिग्री एंगल्स। ठीक है, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। आगे एंगल्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पर हम देखते हैं कि यहाँ से जो लाइट आ रही है उसका एंगल पहले कितना था और बाद में फिर कितना एंगल चेंज हुआ है। पहले 45 था, फिर 90 हुआ, 90 से फिर आगे 180 हुआ। ठीक है, तो एंगल का चेंज हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर लाइट आकर पड़ती है, यहाँ पर आप एंगल का चेंज देखते हैं। ठीक है, लाइट कैंटिलीवर पर पड़ती है बच्चों .1 से .2 तक, यहाँ जो लाइट का एंगल होगा वो सेम रहेगा, .1 to .2 एंगल सेम, एंगल जो यहाँ पर बनेगा इन कोऑर्डिनेट्स पर वो सेम रहेगा। मिसाल के तौर पर एंगल जहाँ बन रहा था 0 पर, तो 0 पर ही रहेगा। ठीक है, .1 से .2 तक। अब कैंटिलीवर जैसे ही मूव करके यहाँ तक पहुँची, .2 से .2 के आगे क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, एक बोलेंगे ऊपर क्या आ गया, एटम, एटम आ गया। यहाँ तक तो बच्चों .1 से .2 ये .2 था, .1 से .2 तक एंगल सेम रहा। यहाँ किसका एंगल, लाइट का एंगल, लाइट किससे टकरा कर जा रही है, कैंटिलीवर से, कैंटिलीवर से लाइट टकरा कर जा रही है। और ये टिप किसके साथ अटैच है, ये टिप अटैच है कैंटिलीवर के साथ। लाइट किससे टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होकर जाएगी, कैंटिलीवर की ऊपर वाली सरफेस के साथ, कैंटिलीवर के साथ नीचे क्या अटैच है, टिप अटैच है। ये टिप मूव करती है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एसटीएम में मूव करती थी, यहाँ भी ये टिप इसी तरह मूव करेगी। .1 से .2 तक मूव की तो एंगल सेम रहा, यहाँ जो लाइट का एंगल बन रहा था 4 कोऑर्डिनेट्स पर वो सेम रहा। अगर 0 पे था तो 1 से 2 तक ये मूव करती एंगल में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, लेकिन बच्चों अब यहाँ देखें, आप इस पॉइंट पर, आप देखें इस पॉइंट पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये एक और एटम है। अब ये जो टिप है ये इस एटम को यहाँ से कट करती हुई नहीं जाएगी, बल्कि इस टिप के और इस एटम के दरमियान कोई फासला होता है, फासला कोई ना कोई होता है, वो फासला बहुत 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 छोटा होता है और उसको हम कहते हैं कि वो है, एक अंदाजे के मुताबिक वो फासला है 0.1 नैनोमीटर, यानी इंतहाई कम फासला है। ठीक है, अब ये देखिए ये टिप, ये ऊपर एटम आ गया तो टिप, अब टिप को क्या होना पड़ेगा, ऊपर होना पड़ेगा, क्योंकि टिप एटम को कट करके नहीं जा सकती। टिप और एटम के दरमियान, टिप और सरफेस के एटम के दरमियान क्या होगा, फासला होगा 0.1 नैनोमीटर का। ये टिप वेरी कम फासला होगा, वेरी स्मॉल फासला होगा, लेकिन फासला होगा। टिप ऊपर जाएगी, टिप क्या होगी, ऊपर जाएगी। अब यहाँ .3 पर देखिए, .3 पर बच्चों टिप जब ऊपर गई तो कैंटिलीवर, अब देखें ना, ये टिप अटैच है किसके साथ, कैंटिलीवर के साथ। जब टिप ऊपर हुई तो कैंटिलीवर भी क्या होगा, ऊपर होगा। टिप जब ऊपर, टिप यहाँ तक थी, कैंटिलीवर यहाँ तक था, टिप ऊपर हुई, कैंटिलीवर ऊपर हो गया। जब कैंटिलीवर ऊपर होगा तो फिर क्या चेंज होगा बच्चों, लाइट का एंगल चेंज हो जाएगा। आप देखें ना, यहाँ कैंटिलीवर, यहाँ से यहाँ तक कैंटिलीवर है,
यहाँ से यहाँ तक कैंटिलीवर है, यहाँ 0.5 से 0.2 तक कैंटिलीवर की जो डायरेक्शन है, कैंटिलीवर की जो स्पेस में ओरिएंटेशन है वो सेम है, तो लिहाजा एंगल भी जो लाइट का है, लेज़र लाइट का जो एंगल है वो भी सेम है। यहाँ कैंटिलीवर ऊपर हुआ, जो ही कैंटिलीवर 0.3 में ऊपर होगा एंगल चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है बात की? 0.3 में बच्चों क्या होगा, कैंटिलीवर ऊपर हुआ, जब कैंटिलीवर ऊपर होगा लेज़र लाइट फिर क्या होगी, लेज़र लाइट का एंगल भी चेंज हो जाएगा। भाई जब तक यहाँ तक रहेगी एंगल सेम रहेगा, जब तक। अच्छा, ये जो बच्चों कैंटिलीवर है इसके ऊपर नीचे होने से एंगल चेंज होगा लाइट का। कैंटिलीवर के ऊपर नीचे होने से लाइट का एंगल क्या होगा, चेंज होगा। ये बात आप ध्यान में रखें। कैंटिलीवर अप डाउन, ये जब ऊपर नीचे होगा एंगल ऑफ लाइट चेंजेस, लाइट का एंगल जो है, लेज़र लाइट का एंगल वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब तक इसकी स्पेस पे ओरिएंटेशन यही रहेगी, आगे की तरफ मूव कर रही है कैंटिलीवर, लेकिन जब तक इसी तरह रहेगी, इसी साइज पे रहेगी, इसी जगह पर आगे मूव करते रहेगी, एंगल में चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब ये कैंटिलीवर ऊपर नीचे होगा तो यहाँ लेज़र लाइट से सादी सी बात है, जब ये ऊपर नीचे होगा कैंटिलीवर तो जो लेज़र लाइट का एंगल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि लाइट का एंगल यहाँ से चेंज हो रहा है। ये ऊपर होगी, लाइट का एंगल चेंज हो जाएगा। मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये कैंटिलीवर यहाँ पर थी, यहाँ से यहाँ तक आई, ये ऊपर गया, ये थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। जब ये यहाँ पर होगी तो ये लेज़र लाइट आएगी, यहाँ से टकराएगी और ये हो जाएगी। ये 0.3 की बात है। ठीक है बच्चों, क्या हुआ एक दफ़ा फिर सुने बच्चों। हुआ कुछ इस तरह कि कैंटिलीवर के साथ टिप अटैच है, टिप आगे मूव करती गई। जैसे ही सरफेस के ऊपर एक और एटम आया, तो क्या हुआ, कैंटिलीवर के साथ जो टिप है वो एटम को कट करके नहीं जा सकती, उसके दरमियान और सरफेस एटम के दरमियान फासला होगा, और फासला होगा 0.1 नैनोमीटर का। टिप जो होगी वो ऊपर मूव करेगी, क्योंकि टिप ने सरफेस एटम्स के साथ ही रहना है, लेकिन उसको कट नहीं करना। बिल्कुल ये टिप थी, इसके ऊपर जो एटम आ गया तो इस यहाँ पर टिप आएगी। अब इस जगह पर बच्चों आएगी टिप। जब टिप ऊपर होगी तो कैंटिलीवर जो इसके साथ अटैच है वो भी ऊपर होगा। जब वो ऊपर होगा तो लेज़र लाइट का एंगल चेंज होगा, और लेज़र लाइट का जब एंगल चेंज हो जाएगा, पहले एंगल 0 था मिसाल के तौर पर, फिर एंगल हो गया 30, तो हमें पता चल गया। इससे हमें क्या बात पता चली, इससे हमें बात ये पता चली कि सरफेस के ऊपर एक एटम आ गया है। पहले सरफेस सीधी चल रही थी, उसके ऊपर एक एटम प्रेजेंट है, तब ही तो क्या चेंज हुआ है, लाइट का एंगल। ठीक हो गया। थोड़ा सा और अगर ये कैंटिलीवर थोड़ी सी और ऊपर हो जाए तो एंगल और ऊपर होगा। मिसाल के तौर पर एंगल 30 से हो गया 60, तो हमें पता चल जाएगा कि पहले एक एटम था, फिर 2 एटम्स आ गए हैं, ज़्यादा एटम्स आ गए हैं। कैंटिलीवर का जो है टिप ऊपर हुई, कैंटिलीवर ऊपर हुआ, कैंटिलीवर जब ऊपर हुआ, लेज़र लाइट जो इस पर पड़ रही थी उसका एंगल और ज़्यादा चेंज हुआ। जब और ज़्यादा चेंज हुआ अपनी पहले वाली पोजीशन से, तो हम ये समझेंगे कि अब इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो कोई ना कोई एटम्स आ गए हैं, कोई ना कोई एटम्स प्रेजेंट है, 2 एटम्स प्रेजेंट है, 1 एटम्स प्रेजेंट है। तो बच्चों इस तरह हमें पता चल जाता है। ठीक है, इस तरह हमें पता चल जाता है कि एक से फिर देखें क्या होता है जी, एंगल बनते हैं ना। पहला 1 से 2 तक एंगल 0 पर था, 0.3 पर एंगल 30 पर चला गया, 0.4 पर जब पहुंचे तो एंगल 60 पर चला गया, तो इन सारी एंगल्स की फॉर्मेशन से फिर हम प्लॉट ड्रा करते हैं। यहाँ हम एक प्लॉट बच्चों ड्रा करेंगे। ठीक है, इन सारों की वजह से हम एक प्लॉट यहाँ पर ड्रा करेंगे। जब तक एंगल 0 था प्लॉट सीधा चलता रहा, एंगल 30 पर गया, प्लॉट को ऊपर कर दिया, क्योंकि लाइट डेविएट हुई, लाइट का एंगल चेंज हुआ, तो हमने जो कर्व ड्रा करे थे हमने कर्व की डायरेक्शन भी ऊपर कर दी। लाइट ऊपर हुई, लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई, लाइट का एंगल चेंज हुआ, तो कर्व भी हमने सीधे से चेंज कर दिया, ऊपर हो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर सीधा चलता रहा, फिर उसके बाद और चेंज हुआ, लाइट की डायरेक्शन और ज़्यादा चेंज हुई, एंगल 60 पर चला गया, हमने इसको और ज़्यादा चेंज कर दिया, हमने इस कर्व की मोशन को और ज़्यादा चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह फिर हमने
खुद से डिज़ाइनिंग करके जहाँ तक सीधा था वहाँ आइटम सीधे होंगे, और जहाँ एंगल चेंज हो रहा था, जहाँ एंगल चेंज हो रहा था वो कर्व में किस तरह दिखाए गए हैं, वो कर्व में इस तरह ऊपर पहाड़ियों की तरह दिखाए गए हैं। ये जो ऊपर उठी हुई हैं वेव की तरह जो शक्ल है बच्चों, ये क्या शो कर रही हैं, एंगल चेंज। इतना इतना एंगल चेंज हुआ है, और इतना इतना हम कर्व को क्या करते गए बच्चों, हम कर्व की पीक को बढ़ाते गए। जैसे जैसे एंगल जितना जितना चेंज हुआ हमने कर्व की पीक को उतना उतना बढ़ाया। फिर आखिर में हमने इसको ऊपर से अरेज कर दिया। किसको, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो हमने कर्व बनाया था, किसकी मदद से कर्व बनाया था, लाइट की डेविएशन की वजह से, लाइट की एंगल की वजह से। लाइट का एंगल कितना पहले की निस्बत डेविएट हो रहा है, उससे हमने एंगल बनाया, उससे हमने कर्व बनाया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो हमने बच्चों कर्व बनाया, कर्व बनाकर फिर हमने उसमें फिल किए एटम्स, और जो फिर उस ऊपर से कर्व हमने उतारा। फिर जो हमारे पास एटम्स की क्या बनी, अरेंजमेंट बनी एटम्स की। हमने उसको नाम दिया कि जो आपने पहले सबस्ट्रेट रखा था, मिसाल के तौर पर आपने डायमंड रखा था, कि ये जो है डायमंड है, और डायमंड में जो सरफेस है डायमंड की, उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, एटम्स एक एक अलग अलग एटम्स किस किस तरीके के साथ, किस तरतीब के साथ आपस में ज्वाइन हुए हैं, उनकी तरतीब ये है। तो इस तरह बच्चों काम करती है AFM क्यों आई, सारी डिटेल वीडियो हो गई। नमाज की पाबंदी करते रहें और दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें।